हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के बारे में। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे और साथ में इनके डिफरेंसेस को भी समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर जॉब्स के टर्म्स फिक्स और रेगुलर होते हैं, साथ में एम्प्लॉयज़ को जॉब की सिक्योरिटी मिलती है। पॉइंट नंबर 2 है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जितने भी बिजनेसेस और डिपार्टमेंट्स आते हैं वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलते हैं और इन सभी बिजनेसेस और डिपार्टमेंट्स को कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स की बात माननी पड़ती है, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट गेटवे एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 3 है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ को एक रेगुलर और फिक्स वर्किंग आवर्स में काम करना होता है, जो कि इंडिया में एक वीक में 48 आवर्स की है। अगर कोई एम्प्लॉय 48 आवर्स से ज़्यादा काम करता है तो उसको ओवर टाइम का पैसा एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों को सैलरी के अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि पब्लिक हॉलीडेज़ के दिन आपकी पेमेंट काटी नहीं जाती है और प्रोविडेंट फंड मिलता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लेडीज़ को प्रेगनेंसी के लिए स्पेशल लीव दी जाती है, जिनमें उनकी पेमेंट भी नहीं कटती है। पॉइंट नंबर 5, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के एम्प्लॉयर्स को ये मेक श्योर करना होता है कि जहाँ पर उनके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ हो, जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, और उसके बाद जब वो रिटायर हों तो उनको वहाँ से पेंशन भी मिले। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एग्जाम्पल हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, रजिस्टर किए हुए इंडस्ट्रियल वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स और विलेज में हेल्थ वर्कर्स। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में। तो जितने भी पॉइंट्स हमने ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में पढ़े हैं उनके जस्ट ऑपोजिट होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल नहीं होती हैं आपके काम करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में गवर्नमेंट के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू नहीं होते हैं और ना ही किसी एक्ट को फॉलो किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वहाँ पर जॉब्स जो होती हैं बहुत लो पेड होती हैं और उनको कोई भी फिक्स सैलरी नहीं मिलती है। वहाँ पर ओवर टाइम करने के भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में पेड लीव जैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप काम पे नहीं गए हो तो उस दिन का आपको पैसा नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 5, वर्किंग कंडीशंस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत बुरी होती हैं। बहुत ही कम जगह ऐसा होता है कि लोगों को उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ और सेफ एनवायरनमेंट काम करने के लिए मिले। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बेसिक एग्जाम्पल हैं घरों में आने वाली मेड और छोटे मोटे होटल्स पे काम करने वाले बच्चे, क्योंकि ना तो उनके वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं और ना ही उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी होती है। तो बात करते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कैसे इम्प्रूव किया जाए और उसमें काम करने वाले लोगों की लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रूरल एरियाज़ में पाया जाता है, जहाँ पर बेसिकली फार्मिंग ही होती है। तो सरकार छोटे लोन्स, अच्छे क्वालिटी के सीड्स और बेटर इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड करके वहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कम कर सकती है और रूरल एरियाज़ के फार्मर्स की लाइफ को बेटर कर सकती है। अगर बात करें अर्बन एरियाज़ की, तो अर्बन एरियाज़ में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज़ में देखने को मिलता है। गवर्नमेंट को इन फैक्ट्री वर्कर्स के लिए एक अच्छे लेबर लॉ की ज़रूरत है, सो दैट वो उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ और वहाँ पर लेबर्स की लाइफ की क्वालिटी बेटर हो। और साथ ही में गवर्नमेंट को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कन्वर्ट करना चाहिए, सो दैट गवर्नमेंट का बिजनेसेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो और गवर्नमेंट मेक श्योर करे कि हर लेबर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहा है उसको पूरा राइट मिले और उसकी लाइफ की क्वालिटी बेटर हो।
तो बात करते हैं इस चैप्टर के फाइनल टॉपिक के बारे में, जो कि है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में वो सारी सर्विसेज आती हैं जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और गवर्नमेंट ही उनके लिए पॉलिसीज को डिज़ाइन करती है। पब्लिक सेक्टर में जैसे रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स, ये सभी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। इन सर्विसेज का बेसिकली एम होता है कि लोगों की सेवा करें और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाएं। बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में वो बिजनेसेस या सर्विसेज आती हैं जहां पर किसी एक पर्सन या एक कंपनी का अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, फेसबुक, गूगल, ये सभी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं और इन सब पे पर्टिकुलर कुछ लोगों का अधिकार है। प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज का बेसिकली एक ही एम होता है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों तक पहुंचाने की, और उनको प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, उन रीजंस के बारे में समझते हैं। रीज़न नंबर 1 ये है कि पब्लिक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, जो कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन में खर्च होता है, जैसे कि रोड्स का कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन और बाकी पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स का कंस्ट्रक्शन। सो ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज के पास इतना पैसा नहीं होता है। रीज़न नंबर 2 है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज पब्लिक फैसिलिटीज़ को रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड नहीं करवा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक गवर्नमेंट स्कूल की फ़ीस में और एक प्राइवेट स्कूल की फ़ीस में दिन रात का अंतर है। अगर आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के। सो दोस्तों, इन्हीं रीजंस की वजह से गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की फैसिलिटीज़ को अपने कंट्रोल में रखती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय।